साल 1947 किसी जश्न के साथ नहीं, बल्कि एक गहरे दुखद जख्म के साथ आया। इतिहास इसे आजादी के साल के तौर पर याद करता है, लेकिन लाखों लोगों के लिए यह बंटवारे का साल था। नक्शे पर एक लकीर खींची गई, लेकिन इसने दिलों, घरों और पहचानों को ऐसी बेरहमी से काटा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बहुत दर्द का समय था, ऐसा दौर जब पड़ोसी, जिन्होंने पीढ़ियों तक सुख दुख साझा किए थे, अचानक एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। हवा, जो कभी साझा त्योहारों की खुशबू से भरी थी, जलते हुए गांवों के धुएं और डर की कड़वी गंध से भर गई। ये उन विदाई का समय था जो कभी कहीं नहीं जानी चाहिए थी। एक ऐसा अलगाव जो अस्तित्व के ताने बाने में एक पहाड़ जैसा महसूस हुआ। ये बड़ा बंटवारा सिर्फ जमीन के बारे में नहीं था, ये एक उपमहाद्वीप की आत्मा के बारे में था। परिवारों को उखाड़ दिया गया, उन्हें अपनी जानी पहचानी हर चीज, अपने पुश्तैनी घर, अपने खेत, अपनी यादें छोड़कर एक नई अनिश्चित जमीन में जाने के लिए मजबूर किया गया। यात्रा खतरनाक थी, हिंसा और नुकसान से भरी हुई। ट्रेनें जो लोगों को सुरक्षित ले जाने वाली थीं, अक्सर मौत का प्रतीक बन जाती थीं। अपने गंतव्य पर खामोश और लाशों से भरी पहुंचती थीं। नफरत और अराजकता के इस तूफान में इंसानियत की परीक्षा हुई। ये ऐसा समय था जब दया का एक छोटा सा काम एक क्रांतिकारी कदम बन गया और प्यार और दोस्ती के बंधन अपनी टूटने की हद तक खिंच गए थे। इस अलगाव का दर्द आने वाले दशकों तक गूंजता रहेगा। दुख के इस विशाल सागर के बीच दोस्ती की अनगिनत व्यक्तिगत कहानियां दुखद रूप से बह गई। ये उन लोगों की कहानियां थीं जो एक दूसरे को हिंदू या मुसलमान के तौर पर नहीं, बल्कि सिर्फ दोस्त के तौर पर देखते थे। उनके बंधन शुद्ध थे, साझा हंसी और बचपन के खेलों में पले बढ़े थे। राजनीतिक जहर से अछूते थे जो आग की तरह फैल रहा था, लेकिन नई सीमाएं स्याही से खींची गईं और लोहे से लागू की गईं। एक झंडे और एक धर्म के प्रति निष्ठा की मांग करती थी। अचानक दोस्त अजनबी बन गए, या इससे भी बदतर दुश्मन। इस जबरन अलगाव का दर्द एक व्यक्तिगत त्रासदी थी जो लाखों गुना बढ़ गई थी। राजनीतिक उथल पुथल और राष्ट्र के जन्म की बड़ी कहानी में खोई हुई एक शांत, दिल दहला देने वाली कहानी। बंटवारे के इस क्रूर परिदृश्य में हमारी कहानी शुरू होती है। यह राजाओं या राजनेताओं की कहानी नहीं है, बल्कि दो साधारण लड़कों की कहानी है जिनकी दोस्ती अंधेरे के तूफान में एक छोटी टिमटिमाती लौ थी। उनकी कहानी इस विचार का प्रमाण है कि कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि वे समय के विनाश, राजनीति की क्रूरता और धरती पर खींची गई कृत्रिम रेखाओं का सामना कर सकते हैं। यह एक मौलिक सच्चाई को बताती है कि इंसान का दिल अपने शुद्धतम रूप में सीमाओं को नहीं पहचानता। यह विक्रांत और आरिफ की कहानी है। दो आत्माएं दोस्ती के एक वादे से बंधी हुई हैं, जो एक ऐसी दुनिया में किया गया था जो हमेशा के लिए बिखरने वाली थी। पंजाब के दिल में हुसैनीपुर नाम का एक छोटा जीवंत गांव था। यहाँ जीवन धीमी गति से चलता था, जो बदलते मौसमों और खेतों की ताल से तय होता था। मानसून की बारिश के बाद हवा में गीली मिट्टी की खुशबू और गन्ने की मीठी सुगंध आती थी। इस गांव में हिंदू, मुस्लिम और सिख सिर्फ पड़ोसी के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े विस्तारित परिवार के तौर पर रहते थे। वे ईद और दिवाली को बराबर उत्साह के साथ मनाते थे, मिठाइयां साझा करते थे और एक दूसरे को गले लगाते थे। इसी रमणीय दुनिया में दो छोटे लड़के, विक्रांत और आरिफ, बड़े हुए। उनकी दोस्ती उतनी ही स्वाभाविक और मजबूत थी जितनी गांव के चौक के बीच खड़ा पुराना बरगद का पेड़, जो उनके अनगिनत कारनामों का खामोश गवाह था। विक्रांत गांव के साहूकार का बेटा था, एक विचारशील लड़का जिसे कहानियों से प्यार था। आरिफ एक किसान का बेटा, शोरगुल वाला और जीवन से भरपूर था। उसकी हंसी गांव की तंग गलियों में गूंजती थी। वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। उन्होंने गांव की नहर में एक साथ तैरना सीखा। उनकी छप छप और चिल्लाहट गर्मी की दोपहर को भर देती थी। वे अक्सर आम के बाग तक एक दूसरे से दौड़ लगाते थे, सबसे ऊंची डालियों पर चढ़कर सबसे रसीले फल तोड़ते थे। उनकी जेबें उनके मीठे खजाने से भरी होती थी। उनके लिए धर्म सिर्फ एक शब्द था। उनका असली विश्वास उनके अटूट बंधन में था। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा दोस्त रहेंगे, एक ऐसा वादा जो बच्चों के पास मौजूद मासूम विश्वास के साथ किया गया था।
लेकिन हुसैनीपुर में बदलाव की हवाएं चलने लगी। अपने साथ एक नए देश पाकिस्तान नाम की फुसफुसाहट लेकर आई। पहले तो ग्रामीणों ने इसे बड़े शहरों की राजनीतिक बात कहकर खारिज कर दिया, कुछ ऐसा जो उनके शांतिपूर्ण जीवन को कभी छू नहीं सकता था। लेकिन जल्द ही फुसफुसाहट चिल्लाहट में बदल गई और चिल्लाहट हिंसा के कृत्यों में। सदियों से समुदाय को एक साथ बांधने वाला विश्वास टूटने लगा। डर, एक ऐसा जहर जिसे उन्होंने कभी नहीं जाना था, उनके दिलों में रिसने लगा। आरिफ के परिवार को बताया गया कि उन्हें अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पूरी दुनिया छोड़कर एक ऐसी जगह जाना होगा जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। खबर दो लड़कों की दोस्ती पर कुल्हाड़ी की तरह गिरी। जाने का दिन एक भारी उदास खामोशी में लिपटा हुआ था। आरिफ के परिवार ने अपना थोड़ा सामान बैलगाड़ी पर लादा। विक्रांत पास खड़ा था, उसका दिल एक भारी पत्थर की तरह उसके सीने में था। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, जिन्हें वे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई विस्तृत विदाई नहीं हुई। आरिफ ने बस विक्रांत को अपनी सबसे कीमती चीज दी, एक छोटी नक्काशीदार लकड़ी की चिड़िया। इसे रख लेना ताकि तुम मुझे भूलो नहीं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। विक्रांत ने उसे कसकर पकड़ा। उनके बीच एक खामोश वादा हुआ, एक ऐसा वादा जिसे कोई सीमा कभी तोड़ नहीं सकती थी। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, वे पीछे मुड़कर देखते रहे, जब तक वे दूर में सिर्फ छोटे बिंदु नहीं बन गए। अगले साल एक गहरी और गूंजती हुई खामोशी से भरे थे। विक्रांत हुसैनीपुर में ही रहा, जो अब भारत में था, जबकि आरिफ और उसका परिवार पाकिस्तान के एक नए गांव में बस गए। उनके बीच की सीमा सिर्फ जमीन पर एक रेखा नहीं थी, यह राजनीतिक तनाव, संदेह और दुश्मनी की एक जबरदस्त दीवार बन गई। चिट्ठियां भेजना मुश्किल था और अक्सर कभी पहुंचती नहीं थी। दोनों दोस्त, जो कभी एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे, अब दो अलग अलग दुनिया में रह रहे थे। हर कोई दूसरे देश के बारे में कहानियां सुन रहा था, जो दुश्मनी और अविश्वास से भरी थी। हुसैनीपुर में उनके बचपन की साझा यादें किसी और जीवन के एक दूर के सुंदर सपने जैसी लगती थी। विक्रांत बड़ा हुआ। छोटी लकड़ी की चिड़िया उसके खोए हुए दोस्त की एक लगातार गुप्त याद दिलाती थी। वह भारतीय सेना में शामिल हो गया, उसी सीमा की रक्षा करने के कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर जिसने उसे आरिफ से अलग कर दिया था। वह एक सैनिक बन गया, अनुशासित और बहादुर, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा अतीत में ही रहा। हमेशा एक ऐसे लड़के की याद से जुड़ा रहा जिसके साथ उसने सब कुछ साझा किया था। वह अक्सर सोचता था कि आरिफ का क्या हुआ होगा। क्या वह सुरक्षित था? क्या उसने कभी नहर के पास या आम के बाग में बिताए दिनों के बारे में सोचा था? सवाल अनुत्तरित रहे, एक शांत दर्द जो प्रशिक्षण और सेवा के सभी वर्षों में कभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ। सीमा पार आरिफ का जीवन भी इसी तरह, लेकिन विपरीत दिशा में चला था। वह भी अपने देश की सेना, पाकिस्तान सेना में शामिल हो गया था। वह एक आदमी बन गया था, एक सैनिक जिसने अपने राष्ट्र की रक्षा की शपथ ली थी। भारत के साथ संघर्ष और दुश्मनी की कहानियां उसकी रोजमर्रा की वास्तविकता का हिस्सा थी। फिर भी शांत पलों में उसका मन हुसैनीपुर में भटक जाता था, एक ऐसे दोस्त के पास जिसका चेहरा अब उसकी याद में एक धुंधली छवि थी। कभी कभी उसे अपने हाथ में एक छोटी नक्काशीदार चिड़िया का भूत महसूस होता था और वह सोचता था कि क्या विक्रांत के पास वह अभी भी है। दोस्ती एक ऐसा रहस्य था जिसे उसने अपने अंदर गहराई से बंद रखा था, उसके अतीत का एक नाजुक टुकड़ा जो शत्रुतापूर्ण वर्तमान में असंभव लग रहा था। दशकों बीत गए, दोनों देशों ने युद्ध लड़े और उनके बीच की खाई चौड़ी हो गई। लड़के आदमी बन गए और आदमी सैनिक बन गए, एक वैचारिक और सैन्य विभाजन के विपरीत किनारों पर खड़े थे। उनका साझा अतीत राजनीतिक बयानबाजी और राष्ट्रवादी गौरव की परतों के नीचे दब गया था। ऐसा लग रहा था कि उनकी शाश्वत दोस्ती का वादा जो बरगद के पेड़ के नीचे किया गया था, बस वही होना था। दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से टूटा हुआ एक बचकाना वादा। उनके बीच की खामोशी 50 से अधिक वर्षों तक खिंच गई थी। समय का एक विशाल और खाली विस्तार जिसे फिर से जोड़ना असंभव लग रहा था। उन्हें शायद ही पता था कि भाग्य ने उनके लिए एक अंतिम नाटकीय अध्याय तैयार कर रखा था।
साल 1999 अपने साथ कारगिल के खतरनाक पहाड़ों में युद्ध की बर्फीली हवाएं लेकर आया। ऊंची चोटियां, जो कभी शांत और भव्य थीं, एक क्रूर युद्ध का मैदान बन गईं। बंदूकों और धमाकों की आवाज ने हिमालय की शांतिपूर्ण खामोशी की जगह ले ली। यहाँ भारत और पाकिस्तान के सैनिक भयंकर रूप से लड़ रहे थे, न केवल एक दूसरे से बल्कि कठोर, बेरहम इलाके से भी लड़ रहे थे। विक्रांत, जो अब भारतीय सेना में एक अनुभवी मेजर था, एक रणनीतिक चोटी को फिर से हासिल करने के लिए अपने आदमियों को एक महत्वपूर्ण हमले में ले जा रहा था। लड़ाई तीव्र थी, जमीन के हर इंच के लिए एक हताश संघर्ष। चट्टान, बर्फ और आग के इस नरक में ही सबसे अप्रत्याशित पुनर्मिलन होने वाला था। भयंकर गोलीबारी के दौरान विक्रांत की यूनिट एक दुश्मन के बंकर पर कब्जा करने में कामयाब रही। अंदर अराजकता और धुएं के बीच उन्हें एक अकेला पाकिस्तानी सैनिक मिला, बुरी तरह से घायल और बेहोश हो रहा था। वह उनका दुश्मन था, लेकिन वह एक साथी इंसान भी था। ठंडी जमीन पर खून बह रहा था। जैसे ही विक्रांत सैनिक को देखने के लिए झुका, उसकी आंखें आदमी के चेहरे पर पड़ी, जो गंदगी और खून से ढका था। उसके चेहरे में कुछ परेशान करने वाला जाना पहचाना था, पहचान की एक चमक जो लड़ाई के शोर को चीर गई। उसने धीरे से सैनिक का चेहरा पोंछा और उसका दिल रुक गया। वह आरिफ था। एक पल के लिए दुनिया थम सी गई। युद्ध, वर्दियां, 50 साल का अलगाव, सब कुछ पिघल गया। विक्रांत ने एक दुश्मन सैनिक को नहीं देखा, बल्कि उस लड़के को देखा जिसके साथ उसने आम के पेड़ पर चढ़ाई की थी। उसने अपने दोस्त को देखा। आरिफ होश में आते जाते हुए अपनी आंखें खोली और अपने ऊपर के चेहरे को घूरने लगा। उसकी दृष्टि धुंधली थी, लेकिन उसने अपने ऊपर देख रही तीव्र, जानी पहचानी आंखों को पहचान लिया। विक्रांत, उसने फुसफुसाया। ठंडी पहाड़ी हवा में नाम एक नाजुक सांस था। अपने ही नाम की आवाज अतीत की इस आवाज से बोली गई। विक्रांत को एक शारीरिक आघात की तरह लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसके चेहरे पर पसीने और धूल के साथ मिल गए। उस पल में विक्रांत ने एक ऐसा चुनाव किया जिसने उसके आदेशों और उसके प्रशिक्षण को धता बता दिया। उसने एक पाकिस्तानी मेजर को नहीं देखा, बल्कि अपने बचपन के दोस्त आरिफ को देखा, जो मर रहा था। कर्तव्य से लंबे समय से दबी हुई इंसानियत सामने आ गई। उसने तुरंत एक मेडिक को बुलाया, घायल सैनिक को बचाने के लिए चिल्लाते हुए आदेश दिए। उसके अपने आदमी भ्रमित थे, लेकिन उन्होंने अपने कमांडर की आंखों में कच्ची, शक्तिशाली भावना देखी और बिना सवाल किए आज्ञा मानी। विक्रांत ने आरिफ के घाव पर दबाव डाला। उसके हाथ उस आदमी का जीवन बचाने के लिए काम कर रहे थे, जिससे उसे लड़ना था। यह शुद्ध करुणा का कार्य था, एक ऐसे बंधन का प्रमाण जिसे युद्ध नष्ट नहीं कर सकता था। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में उनकी दोस्ती का पुनर्जन्म हुआ। विक्रांत के करुणा भरे काम ने असाधारण घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। उसने यह सुनिश्चित किया कि आरिफ को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल मिले, और जैसे ही वह ठीक हुआ, उसने अपने प्रभाव का उपयोग करके अपने वरिष्ठों को अद्वितीय परिस्थितियों की सूचना दी। कारगिल के युद्ध के मैदान में दुश्मन सैनिकों के रूप में फिर से मिले दो बचपन के दोस्तों की कहानी इतनी शक्तिशाली थी कि यह दोनों सरकारों के उच्चतम स्तरों तक पहुंची। संघर्ष समाप्त होने के बाद सद्भावना के एक दुर्लभ संकेत के रूप में दोनों राष्ट्रों ने मेजर आरिफ के पाकिस्तान में औपचारिक प्रत्यावर्तन की व्यवस्था की। जब उसे वाघा सीमा पर सौंपा गया, तो दोनों दोस्त अब अपनी अपनी वर्दी में एक लंबा, खामोश आलिंगन साझा किया। एक गहरा संबंध का क्षण जिसे सभी ने देखा। सालों बाद उनकी अविश्वसनीय कहानी आशा का प्रतीक बन गई। एक अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन ने उन्हें एक तटस्थ देश में अमन की राह, शांति का मार्ग नामक एक सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया। विक्रांत और आरिफ अब अपनी अपनी सेनाओं से सेवानिवृत्त हो चुके थे, मंच पर एक साथ खड़े थे। उन्होंने युद्ध या राजनीति की बात नहीं की, इसके बजाय उन्होंने हुसैनीपुर की बात की, आम के बाग की, त्योहारों के दौरान साझा मिठाइयों की, और छोटी लकड़ी की चिड़िया की, जो विक्रांत ने इतने सालों तक सुरक्षित रखी थी। उसने उसे अपनी जेब से निकाला और दर्शकों को दिखाया, एक ऐसे बंधन का एक ठोस प्रतीक जो गहरे विभाजनों से बच गया था। उनका संदेश सरल फिर भी गहरा था।
उन्होंने दुनिया को बताया कि जबकि सरकारें और सेनाएं लड़ सकती हैं, आम लोगों के दिल संबंध और शांति के लिए तरसते हैं। उन्होंने तर्क किया कि नफरत सिखाई जाती है, लेकिन प्यार और दोस्ती प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सीमाएं हमारी जमीनों को विभाजित कर सकती हैं, विक्रांत ने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उन्हें हमारे दिलों में दीवारें बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आरिफ ने जोड़ा, हमारी कहानी अद्वितीय नहीं है। दोनों तरफ लाखों विक्रांत और आरिफ हैं, जो एक साझा इतिहास और संस्कृति से बंधे हैं। हमें इंसानियत की उन आवाजों को सुनना चाहिए, न कि युद्ध के ढोलों को। उनके शब्दों ने गहराई से गूंजा, दशकों की दुश्मनी के लिए एक शक्तिशाली विपरीत कथा पेश की। अंत में विक्रांत और आरिफ की कहानी एक शाश्वत सबक के रूप में कार्य करती है। यह हमें सिखाती है कि नक्शों पर खींची गई रेखाएं कृत्रिम संरचनाएं हैं, लेकिन प्यार, दोस्ती और साझा इंसानियत के बंधन वास्तविक और स्थायी है। हुसैनीपुर की रमणीय गलियों से कारगिल की बर्फीली चोटियों तक और अंत में शांति के लिए एक मंच तक उनकी यात्रा दिखाती है कि करुणा के व्यक्तिगत कार्य संघर्ष के सागर में आशा की लहरें पैदा कर सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि युद्ध समाप्त होते हैं, शासन बदलते हैं और सीमाएं एक दिन अप्रासंगिक हो सकती है, लेकिन दोस्ती की लौ और इंसानियत की भावना अगर पोषित की जाती है तो हमेशा जीवित रहेगी। यह एक शक्तिशाली सच्चाई है। प्यार हमेशा नफरत से ज्यादा मजबूत होगा।